हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको 2020 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर कॉमेडी फिल्म स्केयर मी के बारे में बताऊंगा, जिसको डायरेक्ट किया है जॉश रूबन ने। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। ये जो मूवी है वो बेसिकली दो साइकोपैथ्स पर बेस्ड है जो कि वियर्डली हॉरर चीजों से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन लास्ट में जो ट्विस्ट होता है वो बहुत ही खतरनाक है और ये आपकी टिपिकल हॉरर मूवी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, मैंने हाल ही में द एंटिटी 1982 को एक्सप्लेन किया है, तो जाकर जरूर देखना, रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम फ्रेड और बेटिना को एक कार में राइडिंग के बारे में डिस्कस करते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर बेटिना फ्रेड की ड्राइवर होती है। फ्रेड को वो एक घर के सामने छोड़कर चली जाती है। अब फ्रेड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है एंड काफी वियर्डली एक्ट करने लगता है। वो उस जगह पर लगे हुए एनिमल्स को देखकर उनसे बात करने की कोशिश करता है। उन एनिमल्स को देखकर वियर्डली हंसने भी लगता है और दीवार की तरफ देखकर अपनी आवाज को दबाकर बात करता है और वो काफी अजीब तरीके से खाना भी खाता है। अब वो अपने लैपटॉप पर एक हॉरर स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी लिख नहीं पाता। यानी कि क्लियरली यहाँ पर वो एक राइटर होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगले दिन फ्रेड एक हॉरर नोवेलिस्ट फैनी से मिलता है, जिसके साथ वो बात करते करते आगे चलने लगता है, लेकिन फैनी उससे अच्छे से बात नहीं करती और दोनों एक दूसरे से राइटिंग और बुक्स के बारे में ही बात करते जाते हैं। बात करते हुए फ्रेड को ये पता चलता है कि फैनी एक सक्सेसफुल हॉरर नोवेलिस्ट है जिसने फेमस बुक वीनस को लिखा है। घर जाकर फ्रेड फैनी को ऑनलाइन स्टॉक करने लगता है कि वहां तभी घर की लाइट चली जाती है और घर के बाहर तूफान जैसा आने लगता है। फ्रेड अपने आप से बात करते हुए ये कहता है कि अब उसके पास लिखने के लिए बहुत इमेजिनेशंस होंगी। वो जैसे ही टॉर्च ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी खिड़की पर अचानक से फैनी आ जाती है। एक तरफ से तुम बात करना नहीं चाहती थी एंड अब उसके घर पर आ गई। वाओ। खैर, फैनी घर के अंदर आ जाती है एंड कंटिन्यूअसली बात करने लगती है। वो वहां पर एक बुक रख देती है जो कि फ्रेड को ये लगता है कि वो उसका करंट प्रोजेक्ट है। वो दोनों ही अब बियर पीने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाने का डिसाइड करते हैं। दोनों अब कैंडल जलाकर एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और फ्रेड फैनी को चाहे जो कोई भी कहानी सुनाने की कोशिश करता, फैनी को डर ही नहीं लग रहा था। लेकिन फ्रेड उसे एक कहानी सुनाता है जो कि सैम नाम के एक बच्चे के बारे में होती है। सैम आज ही अपना बर्थडे मनाकर आता है, जहाँ पर उसकी फैमिली बहुत ही खुश हो रही होती है। घर के बाहर बहुत बड़ा तूफान भी आने लगता है और जब वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो वहां पर उसको एक क्रीपी सा पेड़ दिखाई देता है जो कि स्लोली हिल रहा था। और फ्रेड जैसा जैसा बताता है वैसे ही पेड़ उसके घर की छत पर भी दिखने लगता है, जिसको देखकर फैनी डरने लगती है। तभी सैम के मॉम डैड आ जाते हैं और सैम के डैड बिल घर के बाहर जाकर उस पेड़ की तरफ देखने लगते हैं और वहां पर एक रकून आ जाता है। तो उसके डैड ये देखकर शांत हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक और आवाज आती है और वो जैसे ही उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ खड़ा होता है जो कि कम से कम 10 फीट लंबा होता है। फ्रेड इस कहानी को सुनाते हुए खुद एक वेयरवुल्फ की तरह एक्ट भी करने लगता है, जिससे कहानी में थोड़ा सा और मजा आ जाए। और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वो मानो एक रियल वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। यहाँ पर फ्रेड जो है वो कहानी सुनाते हुए एक्टिंग भी कर रहा था, जो कि काफी बढ़िया है। फिर कहानी के अंदर सैम और उसकी मॉम डर जाते हैं और सैम की मॉम उसे एक कॉर्नर में छुपा देती है ताकि वो वेयरवुल्फ उसको कुछ भी ना कर पाए। और वो जो वेयरवुल्फ होता है वो सैम के डैड को मार देता है और तभी वेयरवुल्फ उसके पास और बढ़ने लगता है। तभी सैम की मॉम अपने कबर्ड से एक गन निकालती है, लेकिन वो वेयरवुल्फ फिर भी आगे बढ़ने लगता है और सैम की मॉम उस वेयरवुल्फ को शूट करती है, लेकिन वो वेयरवुल्फ उसको मार देता है। अब वेयरवुल्फ धीरे धीरे सैम के पास भी बढ़ता है कि तभी बाहर पुलिस आ जाती है और वो वेयरवुल्फ वहां से भाग जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फैनी अब फ्रेड से स्टोरी के बारे में सवाल पूछती है कि आखिर एंड में पुलिस वहां पर कैसे आई, जिसके जवाब में फ्रेड ये बोलता है कि सैम की मां ने 911 पर कॉल करके रिसीवर को कॉल रखे बगैर ही छोड़ दिया था। अब यहाँ पर फैनी अपनी स्टोरी सुनाने लगती है जो कि एक लड़की के बारे में होती है जिसका नाम कैसी होता है। कैसी रोज अपने ग्रैंडपा से मिलती है। कैसी के ग्रैंडपा एक वुमनाइजर होते हैं जो कि कैसी का भी मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। वो अपने ग्रैंडपा के सूप में एक दिन एक पिल डाल देती है ताकि उसके ग्रैंडपा मर जाए और जैसे ही कैसी का दिया सूप ग्रैंडपा पीते हैं तो उन्हें अटैक आने लगता है और जैसे ही उस अटैक के बारे में फैनी एक्सप्लेन करती है तभी पीछे कांच के खिसकने की आवाज आती है, जिसे देखकर फ्रेड डर जाता है। लेकिन फैनी इस बात को रियलाइज नहीं करती और अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखती है और ये बताती है कि ग्रैंडपा कैसी के हाथ को पकड़कर उसे धमकाते हैं कि मुझे पता है कि तुमने ही मुझे मारा
रहा है। कैसी ये बताती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये बस एक एक्सीडेंट था। कि तभी फ्रेड के घर के बाहर बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है और फ्रेड और भी ज्यादा डर जाता है। फैनी आगे ये बताती है कि कैसी ने असल में ग्रैंडपा को नहीं बल्कि डॉग को मार दिया था, जो कि ग्रैंडपा की ही एक चाल थी। लेकिन असलियत में होता यह है कि ग्रैंडपा की ही मौत हो जाती है। अब कई साल बीत जाते हैं और कैसी हाई स्कूल में पढ़ने लगती है। वो बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है और फोन वो उठाती है। उसको दूसरी तरफ से उसके ग्रैंडपा की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके ग्रैंडपा ये कहते हैं कि क्या तुम मुझे जानती हो। कैसी डर कर चाकू लेकर एक कोने में चली जाती है, जहाँ से उसके ग्रैंडपा क्रॉल करते हुए आते हैं। अब तभी पीछे से अचानक दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। फैनी इस स्टोरी को सुना ही रही होती है कि तभी उनके घर का भी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वहां से कैसी की मॉम अंदर आ जाती है। ये स्टोरी सुनाते हुए फैनी अचानक से ही रुक जाती है और उसे पिज्जा खाने का मन करता है। जब फैनी पिज्जा ऑर्डर करती है तभी फ्रेड के फोन पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मेरेडिथ का मैसेज आ जाता है। उस मैसेज को देखकर फ्रेड गुस्सा हो जाता है और वहां से फैनी को गुस्से में भगा देता है। बाहर फैनी अपनी बुक में कुछ लिख रही होती है कि फ्रेड पीछे से आकर फैनी को वापस डरा देता है और उसे अपनी और मेरेडिथ के बारे में बताता है। मेरेडिथ और फ्रेड एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फ्रेड को उसके दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया था और फिर फ्रेड ने उसको मारने की धमकी दी, जिस कारण से अब वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की नोटिस दे रही है। इन बातों के बाद में वो वापस अपनी स्टोरी सुनाने पर आ जाती है, जहां पर अब फ्रेड की बारी होती है। फ्रेड अपनी कहानी सुनाने जा रहा होता है कि फैनी उन स्टोरी में अपनी मॉडिफिकेशंस करने लगती है। वो दोनों मिलकर केरन की स्टोरी बताते हैं, जिसमें केरन की एक्टिंग फैनी करती है और ट्रोल की एक्टिंग फ्रेड। स्टोरी में एक पार्ट आता है जहां पर केरन के पास ट्रोल आकर ये बोलता है कि अगर तुम मेरे बताए हुए काम करोगी तो मैं तुमको 300 साल तक जीवित रहने का वरदान दूंगा, जिसे केरन मान लेती है। और अब ट्रोल उन दो कामों को बताता है कि उसे अपने बॉस को मार के उस ट्रोल को किस करना होगा, तभी उसको 300 साल तक अमर रहने का मौका मिलेगा। और फिर एक रात आती है जहां पर केरन ऑफिस में लेट नाइट तक काम कर रही थी और तभी उसका बॉस केरन के पास आने लगता है और उसको गलत तरह से टच करता है। ऐसा होते हुए देखकर केरन परेशान हो जाती है और अपने बगल में रखे हुए सीजर्स को उठाकर उसको मार देती है। अब फ्रेड और फैनी एक जगह पर बैठे होते हैं और एक दूसरे के पास आने लगते हैं, यानी कि किस करने वाले होते हैं। और तभी अचानक से ही पीछे से वो पिज्जा डिलीवरी बॉय आ जाता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। डैम यू पिज्जा बॉय। अब वो पिज्जा डिलीवरी बॉय वहां पर आकर इनको मस्ती करते हुए देखता है और ये बोलता है कि क्यों ना तुम दोनों मस्ती करते हुए एक दूसरे को मार दो, बहुत मजा आएगा। इसे सुनकर फैनी उसे ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी हॉरर चीजें बहुत पसंद हैं। और इसे सुनकर वो डिलीवरी बॉय भी उनके साथ ही बैठकर बात करने लगता है। अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि कार्लो भी वहां पर आ गया था, यानी कि ये पिज्जा डिलीवरी बॉय, तो क्यों ना हम उसे ये डिसाइड करने दे कि कौन नेक्स्ट स्टोरी सुनाएगा। फ्रेड ये कहता है कि क्यों ना हम एक टीनेज लड़की के बारे में स्टोरी सोचे जो कि बीमार पड़ जाती है। इस बात पर कार्लो इस स्टोरी को एक नाम भी दे देता है। इनकी स्टोरी को सुनकर फैनी अपने बुक में स्टोरी को लिखने लगती है। फ्रेड ये कहता है कि तुम इस तरह मेरी बनाई हुई स्टोरी को नहीं लिख सकती और टॉपिक को इग्नोर करके फैनी उन्हें ड्रग्स लेने के लिए कहती है। तभी फ्रेड ये कहता है कि उसने कभी भी ड्रग्स ट्राई नहीं करे हैं और ड्रग्स ट्राई करने के बाद में फैनी अपनी लिखी हुई बेस्ट सेलर बुक वीनस की स्टोरी सुनाती है, जिसे फ्रेड बहुत ही ज्यादा नशे की हालत में सुनता है। और सुनने के बाद में वो दूसरी स्टोरी डिसाइड करने लगता है और सब इस स्टोरी को अमेरिकन आइडल से इंस्पायर करते हैं। और देखते ही देखते कहानी के अंदर बेथ एक एक्टिंग से ज्यादा रियल पॉजिटिव इंसान लगने लगती है। वो कुछ ज्यादा ही तेज चिल्लाती है, उसकी आवाज में एक बदलाव आने लगता है, जिसे देखकर कार्लो और फ्रेड उसके लिए परेशान हो जाते हैं। यानी कि बेथ की एक्टिंग फैनी करके दिखा रही थी। वहां पर बेथ एक परफॉर्मेंस देने आती है और बहुत ब्यूटीफुली एक गाने को गाती है, लेकिन अंत में वो भरी पब्लिक में उल्टी कर देती है। इस बात पर अशेम्ड बेथ बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन उसको डेविल ने पसंद कर लिया था, जिसका पार्ट फ्रेड प्ले कर रहा था, जो कि उसके पीछे से आकर उसको मार डालता है। और स्टोरी के खत्म होने के बाद में कार्लो अपनी वॉच में टाइम देखता है और उसको याद आता है कि उसको यहाँ से जाना चाहिए, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फैनी की किताब वीनस का कार्लो बहुत बड़ा फैन होता है, इसलिए वो वहां से जाते हुए फैनी का ऑटोग्राफ लेता है और उसे हक भी करता है। अब फैनी वहां से जाने लगती है, लेकिन फ्रेड के पास एक आखिरी स्टोरी होती है जो वो उसको सुनाना चाहता था, यानी कि ड्रग्स का असर अभी भी उसके दिमाग के अंदर था। वो स्टोरी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर होती है जो कि एक किलर के बारे में होती है और उस कहानी को सुनाते हुए फ्रेड अपनी ही लाइफ के बारे में बताने लगता है। फैनी बातों को सुनते हुए समझने लगती है कि फ्रेड अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है और उस साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरी के बारे में बताते हुए फ्रेड ये भी बोलता है कि उसे ये लगता है कि उसकी राइटर दोस्त जो कि फैनी है वो उससे बेटर राइटर है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। इन बातों को सुनकर फैनी ये कहती है कि अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है तो वो अपने मटेरियल पर ध्यान दे, ना कि इन बातों पर ध्यान दे। फैनी ये भी बताती है कि ऐसा नहीं है कि उसके मटेरियल को किसी ने नहीं चुराया, लेकिन वो उससे
हमेशा बेटर करने की कोशिश करती है, जिस कारण से आज वो सक्सेसफुल है। फैनी इस बात को समझ जाती है कि फ्रेड ने उसकी बुक की स्टोरीज पढ़ ली है और इसलिए वो अपनी बुक वापस मांगती है, लेकिन फ्रेड उसको बुक लौटाने से मना करता है और उसको ये कहता है कि अगर वो छुप गई और वो उसको नहीं ढूंढ पाया तो फ्रेड उसे बुक लौटा देगा, लेकिन अगर फ्रेड फैनी को ढूंढ लेता है तो वो उसको खत्म कर देगा। फैनी इस बात पर इनकार करती है, लेकिन फ्रेड के फोर्स करने पर वो वहां से भागकर बेड के नीचे छुप जाती है, जहां पर फ्रेड उसको ढूंढ लेता है और वो उसको चाकू मारने जाता है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, यहाँ पर वो अभी ड्रग्स के नशे में था। अब वो उसको चाकू मारने ही वाला होता है कि फैनी वहां से भाग जाती है और फ्रेड उन सीढ़ियों से गिर जाता है, जिसके कारण से वो हथियार फ्रेड को ही लग जाता है। फ्रेड फैनी को ये भी कहता है कि वो उसको जान से मार दे, लेकिन वो वहां से भाग जाती है और फ्रेड को वहीं पर छोड़ जाती है। अब अगली सुबह जब फ्रेड की ड्राइवर बेटिना वहां पर आती है तो वहां पर वो ये देखती है कि वो बुक वहां पर पड़ी हुई है एंड वहां पर फ्रेड की डेड बॉडी भी है। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि बेटिना राइटर बनना चाहती थी, दोस्तों यहाँ पर बहुत तगड़ा ट्विस्ट है। तो वो फ्रेड की बॉडी देखने के बावजूद भी उस बुक को चूज करती है और बस अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि बेटिना स्केयर मी नाम की एक किताब की सक्सेसफुल राइटर बन गई है। मीनिंग की ये सारी कहानी जो है वो बेटिना के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि उसने फ्रेड और फैनी से चुराई, और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्केयर मी स्टोरी की कहानी। एंडिंग का जो ट्विस्ट है वो काफी ज्यादा मजेदार था। ये एक डिफरेंट टाइप की हॉरर फिल्म है जो कि सबके लिए नहीं है एंड इस चीज के लिए इसको काफी लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। पर्सनली मुझे ये फिल्म काफी अच्छी लगी। कुछ मोमेंट्स पर फिल्म थोड़ी बोरिंग हो जाती है, बट कैरेक्टर्स की एक्टिंग ने उस कमी को पूरा कर दिया है। और यहाँ पर मूवी की एंडिंग काफी ज्यादा रिलेटेबल भी थी, क्योंकि कई बार लोग एक दूसरे के सक्सेस से जलने लगते हैं, जिसके कारण से वो गलत कदम उठाने लगते हैं। और मूवी में कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल कोट्स भी थे जो कि इस मूवी को कहीं ना कहीं रिलेटेबल और इंस्पायरिंग बनाते हैं, जैसे कि फैनी का डायलॉग दैट इफ यू वांट माय लाइफ देन डू द वर्क, जो कि काफी हद तक सही भी था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए